नमस्कार, तरातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलता रहे। वहीं आप भी महाराष्ट्र राज्य के अंदर फिर से बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस को सीएम देखना चाह रहे हैं महाराष्ट्र राज्य के अंदर, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जय हिंद और जय भाजपा ज़रूर लिखें, क्योंकि महाराष्ट्र राजनीति के अंदर अब बड़ा उलटफेर होना तय हो चुका है। क्योंकि 28 मई को विधान परिषद की 9 सीटें खाली होने वाली है और उद्धव ठाकरे की कुर्सी सीएम पद की इस संकट में फंस चुकी है कि वो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे पाएंगे या फिर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उन्हें मनोनीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के गवर्नर है, उन्होंने उद्धव ठाकरे की चिंता और बढ़ा दी गई, क्योंकि कैबिनेट मंत्रालय से अजीत पवार के सानिध्य में एक बैठक हुई थी जिसके अंदर एक प्रस्ताव को पारित कर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास भेजा गया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को किसी एक सीट पर मनोनीत किया जाए। वहीं पूरी आपको डिटेल बता दें कि अभी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ना तो विधान परिषद के सदस्य है ना ही विधानसभा के। हालांकि महाराष्ट्र राज्य के अंदर किसी इन दो खेमों में से एक सीट पर आसीन होना जरूरी है और उद्धव ठाकरे ऐसे महाराष्ट्र के सीएम है जो इन दोनों ही सीटों पर नहीं है। उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो मई माह के अंदर चुनाव करवा के वो उस सीट पर जीत हासिल कर लेंगे, क्योंकि एक सीट फिक्स थी उद्धव ठाकरे की और उस सीट पर वो अपना कब्जा जमा कर सीएम पद की कुर्सी का संकट है जो बचा लेंगे। लेकिन इस महामारी के चलते केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस चुनाव की डेट को निश्चित कर अनिश्चितकालीन तौर पर आगे बढ़ा दिया गया। अब उद्धव ठाकरे के पास में दो ऑप्शन है, एक बचते हैं। एक तो गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का है, जिस पर पिछले 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी ने न ही उस प्रस्ताव को पारित किया है और न ही उसका जवाब दिया, जिससे एक ही संदेह निकल पाता है कि उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना होगा और उसके साथ में पूरे मंत्रिमंडल का भी इस्तीफा होगा। और दूसरा ऑप्शन ये उद्धव ठाकरे के पास में बचता है कि उद्धव ठाकरे अगर सीटों पर मनोनीत नहीं होते हैं तो फिर उन्हें इस्तीफा देकर अपनी फिर से सीएम पद की कुर्सी को बचाना होगा, जो 6 महीनों के लिए उद्धव ठाकरे के पास सीएम पद की कुर्सी और बच जाएगी। और उन 6 महीनों के अंदर उद्धव ठाकरे कभी भी चुनाव करवाकर विधानसभा या फिर विधान परिषद के चुनाव करवा के वो अपनी कुर्सी बचा सकते हैं सीएम पद की। लेकिन ऐसा अब देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे लगातार इस संकट के अंदर फंसे हुए थे कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उनकी मदद करेंगे और सामाजिक क्षेत्रों के अंदर जो उद्धव ठाकरे ने कार्य किया है उसके ऊपर उद्धव ठाकरे को एक सीट पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मनोनीत कर देंगे। दूसरी तरफ संजय राउत ने भी बयान दिया था कि भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है उन्हें उद्धव ठाकरे को एक सीट पर मनोनीत कर देना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग उद्धव ठाकरे से काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र भी आ रही। लेकिन जिस नवंबर में के अंदर चुनाव हुए थे उस समय महाअखाड़ी की जहाँ सरकार बनी थी, उससे पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी बीजेपी पार्टी के पाले में गेंद फेंकने के लिए पूरी तरह से कोशिश के अंदर लगे हुए थे। लेकिन आखिरी में भाजपा पार्टी पूर्ण बहुमत साबित नहीं कर पाई और उन्होंने एक दिन के देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद मुख्यमंत्री बना लिया और बाद में इस्तीफा देकर महाअखाड़ी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार बनाई गई। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर संकट पूरी तरह से मंडराने शुरू हो चुके हैं कि वो इस्तीफा देंगे, उसके साथ पूरे मंत्रिमंडल का भी इस्तीफा देना होगा, क्योंकि पिछले 10 दिन बिल को पारित किए हुए हो गए प्रस्ताव को, लेकिन अभी भी भगत सिंह कोश्यारी ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया है। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी यूपी के अंदर एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं और मौलाना साद को लेकर राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर ये भी आ रही है कि मौलाना साद को पकड़ लिया गया है और उनके खिलाफ पूछताछ भी जारी की जा रही है। वहीं रिपब्लिक भारत के डायरेक्टर अर्नब गोस्वामी ने भी कहा कि मौलाना साद अपने साधु के घर में छिपे हुए थे पिछले 20 दिनों से, क्योंकि निजामुद्दीन मरकज के अंदर जिस प्रकार से साजिश सामने आई थी उसके बाद में कई मरीजों के आंकड़े सामने आए थे। उनमें से क्राइम ब्रांच दिल्ली की टीम ने जब पड़ताल की तो उसमें
दिल्ली के अंदर जो शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन बिल CA NPR NRC के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसके अंदर भी उनकी पहचान हो गई, जिसके बाद में लगातार प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब देखना ये होगा कि मौलाना साद के पकड़े जाने के बाद किस प्रकार के खुलासे हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते, क्योंकि लगातार मौलाना साद के लिए अर्नब एक मुहिम भी चला रहे हैं कि मौलाना साद आखिरकार निर्दोष है तो फिर छिपता क्यों फिर रहा है। वहीं मौलाना साद ने भी ऑडियो वायरल करके कहा था कि वो होम आइसोलेशन के अंदर है और पिछले 10 दिनों तक वो वहीं रहेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे, जिसके बाद में प्रशासन ने पूरी तरह से सख्ती भी बरती थी। तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी और अपने नज़दीकी राज्यों की सीमा पर दबाव बनाने शुरू कर दिए थे कि जो भी जमाती अंदर घुसते हुए आ रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें पकड़ा जाए, तब जाकर इस बीमारी का खात्मा किया जाए। क्योंकि लगातार इस प्रकार से बढ़ रही चिंता के चलते PM मोदी ने लॉकडाउन को और बढ़ा लिया था। उसके बाद में हर एक राज्यों की CMO ने भी घोषणा करके अपने राज्यों के अंदर लॉकडाउन को पूरी तरह से लगा दिया। वहीं 20 अप्रैल को मोदी कुछ रियासतों के अंदर और बड़ी घोषणा करने वाले, जिन्हें काफ़ी हद तक छूट दी जाएगी और कई जिलों के अंदर हॉटस्पॉट लॉकडाउन भी रहेगा। क्योंकि जिन राज्यों के अंदर मरीजों के आंकड़े लगातार प्रतिदिन बढ़ रही है, उन जिस क्षेत्र के अंदर हॉटस्पॉट और हाईलाइट होगा, उन क्षेत्रों के अंदर ये धारा 144 लागू रहेगी और लॉकडाउन की स्थिति भी बनी रहेगी। लेकिन CM योगी आदित्यनाथ ने अपना एक्शन शुरू कर दिया है और यूपी पुलिस को पूरी तरह से सख्ताई बरतने की आदेश भी दे दिए कि जो भी जमाती खुद को सरेंडर नहीं कर रहा है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि मुरादाबाद की जो वीडियो और घटना सामने आई थी, चिकित्सा विभाग पर महिलाओं के द्वारा जो पथराव किया गया था, उसके बाद में योगी आदित्यनाथ ने NSA के तहत कार्रवाई करने के आदेश दे दिए थे और लगातार पुलिस प्रशासन भी उन पर कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा था। जिसके बाद में बॉलीवुड के नेता अक्षय कुमार और सलमान खान ने भी बयान दिया था कि अगर प्रशासन पुलिस से हैंडल नहीं हो रही है जमाती, तो फिर आर्मी को बुलाकर यूपी राज्य के अंदर जमातियों को सही से शिक्षा दी जाए। लेकिन निजामुद्दीन मरकज के जो मास्टरमाइंड थे मौलाना साद, वो दिल्ली के अंदर पकड़े जाने की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद में उनके साथ पूछताछ भी की जाएगी। और जो मरकज बनाई गई थी वो 9 मंजिला मरकज गैर कानूनी तरीके से बनाई गई थी, उनके खिलाफ भी प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। और अजीत डोभाल जो गृह मंत्री अमित शाह के सलाहकार है, वो खुद इस जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। इस पड़ताल के अंदर कुछ भी बड़ा होने की संभावना और खुलासा होने की भी संभावना है, क्योंकि निजामुद्दीन मरकज थी, उनके मौलाना साद और उनके बेटों के कमरों की और घर की तलाशी ली गई तो वहाँ पे भी ज़रूरी कागजात नहीं मिले। और जो मस्जिद थी उसकी भी जब पड़ताल की गई तो उसके अंदर भी प्रिंटर ही मिले थे, बाकी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिला। लेकिन उनके वकील ने कहा कि जरूरी कागजात है वो कहीं और रख दिए गए हैं, लॉकडाउन की स्थिति के खत्म होने के बाद वो पेश कर दिए जाएंगे गृह मंत्रालय में। लेकिन गृह मंत्रालय ने अब सख्ती बरतते हुए निर्देश दे दिया है और करीबन 1900 से भी ज़्यादा जमातियों पर लुक आउट नोटिस जारी करने के बाद उन्हें हिदायत भी दे दी गई है कि वो खुद अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो NSA के तहत कार्रवाई होगी। और इस बीमारी के लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसके चलते चीन, ईरान और अमेरिका ने भी भारत से कुछ PM मोदी से अपील भी की है कि वो अगर उन्हें दवाई भेंट करते हैं या फिर देते हैं तो कुछ हद तक इसको खात्मा भी किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ चिकित्सा विभाग और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अप्रैल के अंतिम सप्ताह में और ज़्यादा आने की संभावना है, जिसके चलते PM मोदी अब लगातार पूरी तरह से सख्ती बरतते हुए नजर आ रहे हैं। और CM केजरीवाल भी अब दिल्ली के लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों में पिज्जा डिलीवरी बॉय के अंदर बीमारी के पॉजिटिव लक्षण पाए जाने के बाद करीबन 200 से ऊपर के लोगों को होम आइसोलेशन और सेल्फ क्वारंटाइन किया गया था, जिसके बाद उनके साथ पूछताछ की जा रही थी और जांच पड़ताल भी की जा रही थी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल की सरकार क्या कर रही है, वहां पर प्रशासन को भी छूट नहीं दे रही है। तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने उन पर एक्शन लेते हुए प्रशासन और दिल्ली पुलिस को कहा कि आप अपने ढंग से कार्रवाई कीजिए और जो भी जमाती खुद को सरेंडर नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी
कार्रवाई की जाए, ताकि ये लोग समझ में आ सके कि लॉकडाउन का सही से पालन करें। क्योंकि अब हर एक राज्य के अंदर ड्रोन कैमरों से निगरानी रखनी प्रारंभ कर दी गई है। जो ये 20 तारीख आने वाली है अप्रैल की, आज 18 तारीख हो चुकी है, परसों उससे अगले दिन 20 तारीख को पूरी तरह से सख्ताई से लॉकडाउन की पालना करने के लिए ड्रोन कैमरे और प्रशासन पूरी सख्ताई भी बरतेगा, और जो बिना इजाजत के बाहर निकलेगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और ड्रोन कैमरों की निगरानियों से जो लोग सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और मस्जिदों को लेकर और इस रमजान को लेकर भी योगी आदित्यनाथ का ऐलान हो चुका है कि इस बार रमजान को नहीं मनाया जाएगा एक जगह इकट्ठा होकर, क्योंकि रमजान के अंदर मुस्लिम संप्रदाय के लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर मनाते हैं। लेकिन इस बार लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए उनसे गुजारिश भी की जा रही है योगी आदित्यनाथ की, वो किस प्रकार का धार्मिक सम्मेलन नहीं करे। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जुड़े रहे आप हमारे साथ में, धन्यवाद।